स्वागत है आप सबका ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड लेक्चर में। तो सेकेंड लेक्चर में मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 8.1 का, और इस लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको आगे का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए लिखा हुआ, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8 फाइंड sin A इंटू sec A। बोल रहा है कि आपको 15 इंटू कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है, तो आपको साइन ए और सेक ए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था कि इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं सबको आप उनका फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार, और देखिए क्या क्या घट रहा है। मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, क्या राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हम तीनों साइड निकालेंगे। उसके बाद जो जो पूछ रहा है, जो जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूछ रहा है वो हम निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो दिया हुआ है वो है 15 cot A। सॉल्यूशन करते हैं। गिवन हमें क्या दिया हुआ, 15 cot A इज इक्वल टू 8। देखिए हमें सिर्फ यही एक डेटा दिया हुआ है, बाकी ये दोनों हमें निकालना है। क्या निकालना है? हमें निकालना है साइन ए एंड सेक ए, ये निकालना है। साइन ए का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता होगा क्या होता है, P/H। और सेक ए का क्या होता है, सेक ए किसका इन्वर्स होता है, कॉस का। कॉस का क्या होता है, B/H होता है कॉस का, तो इसका हो जाएगा H/B। यानी हमें P चाहिए, B चाहिए और H चाहिए। यानी हमें तीनों जो राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड होता है वो पहले हमें निकालना होगा। अच्छा, हमें क्या कुछ दो साइड से दिए हुए हैं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो साइड्स दिया रहता है तो हम तीसरा साइड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके। तो क्या हमें देखना है कि दो साइड दिया हुआ है, क्वेश्चन में तो ऐसा कोई ट्रायंगल भी नहीं दिया है और नहीं साइड लिखा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे और इससे निकालेंगे। देखिए ये 15 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है, कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई में है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए बराबर कॉट ए। ये कॉट ए और 15, देखिए ये कॉट ए और 15 जो है वो मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई में जब रहता है तो अगर हम एक क्वांटिटी को इक्वल के साथ उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा डिवाइड में हो जाता है। तो कॉट ए यहाँ रहेगा, इसको यहीं पे रखना है, इसको यहाँ से हटाना है। तो इसको क्या करेंगे, हम इधर भेजेंगे, बराबर के उधर भेजेंगे, तो ये जाएगा हमारा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा 8/15। ठीक है, 8/15। अब हमें ना ये हमें थोड़ा जाना पहचाना जैसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हमें कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है। क्या होता है कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? कॉट किसका इन्वर्स होता है? तो कॉट जो होता है वो 10 का इन्वर्स होता है। 10 का क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो 10 का होता है, हम जानते हैं P/B। ये हमारा 10 का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। इसको हम इन्वर्स करेंगे, हमारा निकल जाएगा कॉट का, यानी कॉट का होता है B/P। ये हमारा हो गया कॉट का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें B दिया हुआ है 8, P दिया हुआ है 15। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है H। क्या निकालना है हमें? H। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले H निकाल लेते हैं। देखिए तो H इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। H क्या होता है? कर्ण होता है, कर्ण होता है ना। तो कर्ण जब निकालते हैं, लंबा साइड वाला निकालते हैं, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और जब हमें ये कर्ण निकालना होता है तो इन दोनों का क्या करते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। तो हमें यहाँ पे H निकालना यानी कर्ण, तो हमारा हो जाएगा P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। आप B का स्क्वायर पहले भी ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, यानी लंब का स्क्वायर हो जाएगा और आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो जो वैल्यू है वहाँ पे रखते हैं। देखिए P क्या दिया हुआ है, P हमारा दिया हुआ है 15 का स्क्वायर प्लस B क्या दिया हुआ है, B हमारा दिया हुआ है 8, यानी 8 का स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है,
मैंने बोला था आप सबको कि 1 से लेकर 20 तक का आपको वर्ग और वर्गमूल दोनों याद रखना है। तो अगर आपको याद होगा तो आप तुरंत बता सकते हैं क्या होता है 225 यानी 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है 64 यानी 64। ठीक है, ऐड करते हैं, ऐड करने पर क्या आएगा देखिए 4 + 5 9, 2 + 6 8 और 2, ये हो गया आपका 289। अच्छा 289 किसका वर्गमूल होता है तो ये होता है, आपको पता होगा, सोचिए आप, देखिए तो याद आया 289 जो होता है वो होता है 17 का वर्गमूल। देखिए मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, यानी 17 आ जाएगा, यानी हमारा एच क्या आ गया 17 आ गया। अब देखिए हमारे पास बी है, हमारे पास पी है और हमारे पास एच जो हमने भी निकाल लिया। तो क्या अब हम ये जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में पूछा जा रहा है साइन एंड सेक के क्या निकाल सकते हैं, एब्सोल्युटली निकाल सकते हैं। बस देखिए वही चीज़ आपको हमें करना है, साइन ए = P/H होता है फॉर्मूला, वहाँ पे देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है क्या है P, हमारे पास P है 15, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है तीनों, P है 15, B है 8 और हमने H अभी निकाल रखा है वो क्या आया 17। ओके, अब वैल्यू बैठाना आसान होगा, देख के यहाँ से H कितना आया 17 आया। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। बस सिंपल सा, आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ही निकालना है आपको 8.1 में, और कुछ नहीं करना। तो अब हम लोग सेक ए निकालते हैं, सेक ए कैसे निकलेगा, सिंपल है, फॉर्मूला लिखा हुआ वहाँ पे H/B, तो H क्या हो जाएगा हमारा 17/B कितना जाएगा 15, ये हो गया हमारा आंसर। मैच कीजिए, ठीक है, तो देखिए इसको मैच कीजिए, देखिए आंसर आ रहा है। मैं कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, सॉरी बी हमारा H8 दिया हुआ है ना, सॉरी मिस्टेक हो गई है यहाँ पे। हाँ हमारा देखिए बी है ना, तो बी हमारा 8 है, तो देखिए P15 H17 H, हाँ ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया है, ये हमारा दोनों आ गया आंसर, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां है। अच्छा मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम बच्चों के लिए मैं भी हिंदी में एक जो स्लाइड वाला क्वेश्चन आता है वो लगा दूंगा वीडियो में, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन फिर भी आपके पास एक बुक होना चाहिए, अगर आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं तो आपके पास NCERT बुक होना चाहिए, और आप अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपके पास वो NCERT का बुक होना चाहिए। अब साथ में मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में कि आप RS अग्रवाल भी आप साथ साथ कर सकते हैं आपका प्रैक्टिस के लिए, लेकिन आपके लिए NCERT मस्ट है, क्योंकि मैं NCERT करवाऊँगा और साथ साथ हो सके तो मैं RS अग्रवाल भी करवाऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में लिख रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्लाइड में मैं हिंदी वाला क्वेश्चन भी लगा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं दोनों में करवाऊंगा, एक ही वीडियो में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में कराऊंगा, ताकि एक ही वीडियो से दोनों माध्यम के बच्चे सीख सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5th क्वेश्चन, गिवन सेक थीटा = 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए हमारा सेक थीटा दिया हुआ है, थीटा हमारा एंगल होता है, मैंने बोला था आप एंगल कुछ भी लगा सकते हैं, ABPQ थीटा, कुछ भी आप एंगल ला सकते हैं, तो यहाँ पे इसको बोला जाता है थीटा। तो हमारा जो एंगल है वो है सेक थीटा, और इसका जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ 13/12। तो हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, मतलब कि
सेक को छोड़कर जितनी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं सबको निकालना है। सेक को छोड़कर, अच्छा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते कितने हैं? 6 होते हैं। साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का, कोसेक का 6 होते हैं। 6 में से एक हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एक तो निकालना ही नहीं है, बाकी जो 5 बच गए वो निकालना है। और मैंने पाँचों को यहाँ पे जो रेशियो है वो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखिए। बस हमें सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बैठाना है। हमें क्या चाहिए? पी बी एच चाहिए। हमें रेशियो में यही तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, पी की, बी की और एच की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास 2 दिया रहेगा, हमारे पास 2, तीनों में से 2 दिया रहेगा। मान लीजिए कि हमारा पी ए बी दिया हुआ है या फिर पी ए एच दिया हुआ है, एच बी दिया हुआ है। मैंने बताया था, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में आपके तीनों आएंगे परपेंडिकुलर, यानी आपका जो लंब है, आधार है, कर्व, आपका तीनों आएगा। और तीनों में से आपको कोई 2 दिया रहेगा और तीसरा निकालना रहेगा। और हम तीसरा कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को अच्छा से जानते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा 2 साइड्स कौन कौन सा दिया हुआ है। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है सेक किसका इन्वर्स होता है? सेक होता है कॉस का इन्वर्स। कॉस, देखिए कॉस इन्वर्स कॉस का होता है ना, तो कॉस बी बाय एच होता है। तो इसका इन्वर्स होता है हमारा ये सेक, तो कॉस होता है बी बाय एच, तो सेक हो जाएगा एच बाय बी। यही होता है, मैंने बताया था आपको फर्स्ट लेक्चर में जब मैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बता रहा था उसी टाइम, कि ये 3 आपको याद करने की ज़रूरत है, बाकी ये 3 जो है आपको उसके रिवर्स करके आप कर लेंगे। तो हमारा ये दिया हुआ सेक, तो हमारा क्या क्या दिया हुआ? हमारा एच दिया हुआ, हमारा बी दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए? एच और बी दिया है, क्या चाहिए? पी निकालना है। तो सबसे पहले हम पी निकालेंगे। तो पी के लिए, यानी पी क्या होता है? पी होता है हमारा परपेंडिकुलर, यानी लंब। तो लंब निकालने के लिए क्या करेंगे? हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, क्या होता है? एच का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस हमारा बेस यानी आधार का स्क्वायर होता है, यानी बी का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था यहाँ माइनस क्यों होता है, क्योंकि अगर कर्ण को छोड़ के आप 2 साइड और निकालेंगे तो आपको यहाँ पे माइनस करना हो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है बाकी दोनों के कंपेयर में। आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, आपको सब क्लियर हो जाएगा जो नहीं देखे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। एच हमारा दिया हुआ 13 का स्क्वायर माइनस बी हमारा दिया हुआ है 12 यानी 12 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 यानी 169 माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 यानी 144। ओके, अब माइनस करते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 25 यानी 25, और इसका वर्गमूल जो होगा यानी स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा 5, यानी अब हमारा तीनों निकल चुका है। देखिए हमारा h तो पहले से दिया हुआ था 13, ठीक है, b हमारा दिया हुआ था पहले से कितना 12, और हमने अभी निकाला p क्या निकाला 5, हमने अभी निकाला p यानी 5। तो ये हमारे पास तीनों हो गया, तीनों साइड्स। आप कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल लीजिए, मैं 2 बताता हूँ, बाकी आप सब निकाल लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला लिखा हुआ, बस वैल्यू लिखिए और बैठा दीजिए। तो साइन थीटा यानी p बाय एच, तो p देखिए कितना है, p हमारा 5 आया यानी 5, h हमारा 13 है, देखिए 13, तो ये 13 हो गया पहला आंसर। cos थीटा देखिए b बाय एच, b कितना हुआ हमारा 12 है, तो हो गया 12, और h हमारा दिया हुआ 13 हो गया 13, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बाकी जो 3 बचा ना आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 10 का निकाल लीजिएगा, p बाय बी, p और b हो जाएगा, और तीनों को देखिए अब बचा फिर 2 कॉट और कोसेक, तो 10 का इन्वर्स कर दीजिए तो कॉट आ जाएगा,
और ये कॉसेक है, तो ये साइन का उल्टा कर दीजिए यानी इन्वर्स कर दीजिए, इसको पलट दीजिए इसे, तो ये कॉसेक आ जाएगा। आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी आप आंसर लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये एक इजी सा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा आपके पीछे वाले जो कॉन्सेप्ट है उनको यूज़ करेगा। तो अगर आपने ट्रायंगल चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th वाला, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, उतना हार्ड नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है। तो देखते हैं क्या है। बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, यानी कॉन ए और कॉन बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो दैट कि कॉन ए और कॉन बी बराबर है। बोल रहा है कि एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या एक्यूट एंगल्स। अच्छा, एक्यूट एंगल्स क्या होता है मैंने बताया था जब मैं फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। उसमें एक राइट एंगल होता है और दो एक्यूट एंगल्स होते हैं। और वो दो एक्यूट एंगल्स कहाँ कहाँ होते हैं, देखिए ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे हमारा होता है राइट एंगल जो 90 डिग्री का कोण होता है, और ये दोनों जो होता है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल उस एंगल को बोलते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है, उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, तो बोल रहे हैं एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट। देखिए ये दोनों एक्यूट है, तो हमारे ए हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा हमारा बी। आप यहाँ भी ए लिख सकते हैं, यहाँ बी लिख सकते हैं। तो बस आपको ये ध्यान देना कि आपका ए और बी एक्यूट होना चाहिए। आप ए यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे बी को यहाँ पे मत लिख दीजिएगा, क्योंकि ये राइट एंगल पे नहीं है। ए बी कहाँ पे, एक्यूट एंगल्स पे है। तो ए भी एक्यूट एंगल और बी भी एक्यूट एंगल है। और ये हमारा हो गया ऑटोमेटिक सी हो गया, ये हमारा हो गया सी। ओके, ये हमारा हो गया सी। तो ये हमारा एक्यूट एंगल्स है। अब हमें क्या दिया हुआ, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें दिया क्या है, हमें दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी। सॉल्यूशन करते हैं। कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमारा दिया हुआ है, गिवन। ये हमारा दिया हुआ है, दिया गया। अगर आप हिंदी माध्यम के बच्चे हो तो यहाँ पे लिखिएगा दिया गया है, यहाँ पे गिवन की जगह दिया गया है। ठीक है, तो हमारा दिया गया क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी। ये दोनों रेशियो का जो बराबर है, यानी जो दोनों रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो बराबर है, ये दिया गया है। तो हमें पूछ रहा है बताइए, ये दिखाइए, ये सिद्ध कीजिए कि जो कॉन ए और कॉन बी बराबर है, यानी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए एंगल बी। देखिए तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है एंगल ए और एंगल बी। हमें ये दिखाना है कि ये एंगल ए बराबर एंगल बी है। ये हम कब दिखा सकते हैं, एंगल ए के सामने वाला ये साइड है और एंगल बी के सामने वाला ये साइड है। अगर हम ये दोनों साइड को बराबर कर दें, ये दोनों साइड का जो रेशियो है उसको बराबर कर दें, तो हमें ये मिल जाएगा। और वो कैसे करेंगे, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का यूज करके। हमें पता है कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। क्या होता है, बी बाय एच। तो यहाँ से हम रेशियो निकालते हैं, देखते हैं। हमारा ये एंगल दे रहा है कॉस ए यानी ये एंगल। ठीक है, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा कर्ण यानी लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा P इसके लिए। ठीक है, और ये हो जाएगा B। ओके, तो लिखते हैं कॉस ए बराबर ये हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा BC बराबर कॉस ए का B बाय एच होता है ना, B बाय एच होता है। सॉरी मिस्टेक हो रहा है मुझसे, क्या हो गया पता नहीं। अब मैं ऐसे भी नहीं लिखता। ओके, हाँ देखिए B बाय एच, तो हमारा B ये है, इसके लिए ये एंगल ए के लिए ये B है, तो हमारा ये B हो जाएगा क्या, AC। ठीक है, AC बराबर ये हमारा कर्ण हो गया AB बराबर कॉस B का क्या होता है, कॉस का वही होता है B बाय एच, और इसके लिए B एंगल B है, तो हमारा ये एंगल हो जाएगा, और इसके लिए हमारा ये जो है ये हो जाएगा हमारा क्या, P हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा B। ठीक है,
तो अगर इस एंगल के लिए हमारा ये P हो जा रहा है, क्योंकि देखिए इसको अगर ऐसे घुमाइएगा तो जो मैंने बताया था ना फर्स्ट सेकंड लेक्चर में कि इसको घुमाने पर क्या होता है, हमारा जो कर्ण और लंब जो है वो बदल जाता है, और सॉरी कर्ण नहीं बदलता, लंब और आधार बदल जाता है। तो इस तरह इसमें भी अगर घुमाइएगा ना तो ये बदल जाएगा, यानी इसके इस एंगल के लिए ये जो है वो हो जाएगा हमारा क्या, ये हमारा हो जाएगा P, क्योंकि एक्यूट एंगल के साइड मतलब सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा लंब होता है, क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। और उसके साथ ये जो हो जाएगा साथ वाला हो जाएगा हमारा B, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है B। ओके, तो इसका लिखते हैं B/H, यानी cos B के लिए, cos B के लिए ये हो जाएगा हमारा B, यानी BC और ये भी तो रहेगा ही AB, तो ये हमारा क्या हो गया, AB और AB हो गया खत्म। हमारा क्या बच गया, AC बराबर BC, तो ये AC और ये हो गया हमारा BC, ये दोनों बराबर हो गया। और जब हमारा दोनों साइड बराबर हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों साइड बराबर है तो हमारा दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आप अगर यहाँ पे सिमिलरिटी का देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल लगा के आप सिमिलरिटी वाला जो रूल होता है वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, नहीं पे ये भी रूल लगा सकते हैं कि अगर दोनों साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड अगर बराबर दिया हुआ, कर्ण को छोड़कर, ये कर्ण है इसको छोड़कर अगर दोनों साइड ये और ये बराबर है, यानी अगर ये 5 है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो हमारा एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। हमने यहाँ पे क्या कर निकाल लिया है, हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि AC बराबर BC, यानी ये और ये बराबर है, तो हमारा ये वाला एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर। हैंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और हमें यही तो क्या करना था, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव, ये हमारा सिद्ध हो चुका है, हम कर चुके हैं इस तरह से, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड कर्ण को छोड़कर, इस कर्ण को छोड़कर दो साइड अगर बराबर हो तो उनके जो एक्यूट एंगल होते हैं वो भी बराबर होते हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।